मान लेते हैं तुम्हारे पास जैसे अगर लेट से अगर एक वेव है, ठीक है, क्या ऐसी एक वेव है मान लेते हैं, इनडेफिनेटली आगे चलती जा रही है। ऐसा वेव एक मीडियम में एग्जिस्ट करती है। ये मेरा मीडियम है। ऐसे डॉटेड लाइन से लेट से मैं मीडियम को अपने डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है इस वेव ने पार्टिकल्स के साथ कुछ किया है। क्या किया है? जैसे अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्स पर अगर मैं देखता हूँ, लेट से एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पर अगर मैं देखता हूँ, तो ये वेव एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर एक एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पर अगर मैं देखता हूँ, तो एट दिस पोजिशन दिस वेव इज़ एक्चुअली मेकिंग द पार्टिकल्स, है ना, इज़ मेकिंग द पार्टिकल, है ना। यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट मतलब क्या? एक इंडिविजुअल पार्टिकल। ये यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पर वो जो पार्टिकल है उसका एस एच एम करवा रही है ये वेव, ठीक है क्या? दिस वेव, है ना, दिस वेव, ठीक है, इज एक्चुअली मेकिंग the particles of the medium execute SHM, है कि नहीं? जैसे लेट से ये जो वेव की इक्वेशन है मैं ऐसा मान लेता हूँ, लेट से ये ऐसी है, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है अपना मामला। अच्छा, तो अब एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट क्या होगा मेरे पास? ऐसा होगा मामला, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट। ओमेगा और के ये तो कांस्टेंट्स है। अच्छा, तो दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली नाउ टाइम वेरिएबल। नाउ दिस इज टाइम वेरिएबल। ठीक है, यहाँ अब मैं देख सकता हूँ ये चीज़ सिंपली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए साइन ओमेगा टी माइनस सम कांस्टेंट। ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। खैर ये सारी बातें तो तुम्हें पता ही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, है ना। ये तो थोड़ा सा रिपीटेटिव हो गया, चलो हम नई बात करते हैं। मुद्दा ये है, अगर मान लेते हैं एक से ज़्यादा वेव अगर तुम्हारे पास है मीडियम में, तब क्या हुआ? यहाँ देखो, अब सिनेरियो ऐसा है, लेट्स से वही मेरा पुराना मीडियम है, एक वेव तो है मेरे पास ऑलरेडी, मान लेते हैं ऐसा कुछ। दूसरी वेव भी अब मैं एक बना देता हूँ यहाँ, मान लेते हैं दूसरी वेव इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्स पर अगर मुझे y लिखना पड़ा, तब मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि एक वेव जो एस एच एम प्रोड्यूस करती जा रही है हर एक पर्टिकुलर एक्स पर, उसको दूसरी वेव से कोई लेना देना नहीं है। दोनों इंडिविजुअली, है ना, दोनों इंडिविजुअली अपनी अपनी तरह से एक पर्टिकुलर पार्टिकल का एस एच एम प्रोड्यूस करवाते हैं, है ना। एंड एट अ पर्टिकुलर एक्स होता क्या है, वैसे किसी एक पर्टिकुलर एक्स पर मान लेते हैं, लेट्स से दिस पर्टिकुलर एक्स, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, पहली वेव की वजह से मान लेते हैं पार्टिकल का y आ रहा है y1, एंड दूसरी वेव की वजह से पार्टिकल का y आता है y2, ऐसा। देन वहाँ पर जो रिजल्टेंट y जो प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2। y at x equals to x naught will be equal to y1 plus y2. In fact, if there are more than two number of waves, then also this result holds good. ठीक है, तो एक वेव की वजह से जो एस एच एम प्रोड्यूस हो रहा है ना, दूसरी वेव की वजह से भी कैसा उस जगह पर एस एच एम अगर प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? वो y1 प्लस y2 आएगा। मान लेते हैं पहली वेव ये बोलती है अबव मीन पोजीशन, मतलब पहली वेव की वजह से, ठीक है क्या, मान लेते हैं इस पोजीशन पर ऐसा आया, मान लेते हैं लेट ऐसा आ रहा है, y1 की वैल्यू आ रही है मान लेते हैं अबव मीन पोजीशन, अबव मीन पोजीशन, है ना, लेट से 2 सेंटीमीटर ऐसा, और y2 आ रहा है अपने पास बिलो मीन पोजीशन 4 सेंटीमीटर ऐसा। मतलब
अगर सिर्फ पहली वेव अगर होती, वेव नंबर 1 होती, है ना, तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर एक्स पर वो पार्टिकल कहाँ पर होता, मीन पोजीशन के अपने ऊपर होता, ठीक है क्या, और कितना ऊपर होता, 2 सेंटीमीटर ऊपर था। वेव 2 की वजह से लेट से वो पार्टिकल बिलो मीन पोजीशन होता, और कितना नीचे होता, 4 सेंटीमीटर मान लेते नीचे होता। देन इन प्रेजेंस ऑफ बोथ दीज वेव्स, ठीक है क्या, इन प्रेजेंस ऑफ both these waves मामला कैसा जमेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू कितना, +2 and -4, दैट वुड बी इक्वल टू -2। इसका मतलब कितना हो गया वो, इसका मतलब हो गया बिलो मीन पोजीशन, ठीक है क्या, 2 सेंटीमीटर। दिस विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है क्या, एट दैट पर्टिकुलर एक्स, जहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं जिस पर्टिकुलर एक्स के लिए, उस पर्टिकुलर एक्स पर ये मामला बैठेगा मेरे पास। ये मैं कैसे लेकर आया भाई, इस नियम के तहत कि हर पार्टिकल मीडियम का वो साइमल्टेनियसली दो SHM, मतलब ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज सेट इनटू 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस ड्यू टू 2 वेव्स, है ना। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ऑफ दीज वेव्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ द 2 डिस्प्लेसमेंट्स। ये बात ध्यान में रखना, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम अपनी किताब में से पढ़ोगे, ध्यान रखना। इसमें एक बात ध्यान रखो, इस वेव की वजह से, है ना, पहली वेव की वजह से, इस बात को मैं नोट करवा के लिखवा दूं, ड्यूरिंग सुपरपोजिशन, shapes of the waves are not affected by each other। एक वेव को दूसरी वेव का पता भी नहीं रहता है ना। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वेव, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी वेव, ये बात भी ध्यान में रखना। एनी वेव मतलब लाइट वेव, साउंड वेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ठीक है, अच्छा, तुम्हारी किताब में एक्चुअल में 2 सुपरपोजिशन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है क्या। स्टडी दैट फ्रॉम योर बुक, ठीक है क्या, स्टडी दैट फ्रॉम योर बुक, एग्जांपल्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक। उसमें वहाँ पर जैसे ये चीज़ दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं इन फेज़, अगर मान लेते हैं 2 वेव्स आ रही तुम्हारे पास ऐसी, लेट्स से एक दूसरी वेव ऐसी आ रही है, पहली एक ऐसी आ रही है, एक ऐसी जा रही है, ऐसा, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दोनों के बीच में। दोनों ऐसे तो आर पार निकल जाने वाली हैं, ठीक है क्या। लेट्स से इस वेव को मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ऐसा ऐसा, ठीक है क्या। तो क्या होगा, यहाँ जब दोनों वेव्स कैसा आकर मीट करेंगी ना, ये यार इसको ग्रीन से बनाओ यार, है ना? ये ऐसा इस तरह से ये जब मीट करने वाली रहेंगी, ये ऐसा, तो ये इधर को जा रही, ये इधर को जा रही, तो जब मतलब दोनों, मतलब एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब दोनों के दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे, समझिएगा। तो जब घुल मिल जाएंगे तो एक्चुअल में वो शेप कुछ बड़ा शेप ऐसा हो जाएगा, इस तरह का कुछ, ऐसा कुछ हो जाएगा, समझिएगा। एक रफ बनाया है मैंने, वैसे इस तरह का नहीं होगा वो, ठीक है क्या। शेप, एग्जैक्ट शेप एक्चुअल में थोड़ा अलग रहेगी, ठीक है क्या, है ना। उसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो दोनों A1 और A2 से एक्चुअल में बड़ा रहेगा, ये ध्यान में रखना। जो मैक्सिमम रहेगा ना वो A1 और A2 से बड़ा रहेगा, ऐसा, ठीक। तो वो तुम पढ़ना, उसमें बुक में डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से वो तुम पढ़ना। अगर मान लेते हैं दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शंस में अगर ट्रैवल अगर कर रहे हैं और अगर सेम फेज़ में अगर हैं, तब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है बीच में एक मोमेंट पर, वो कैसा
वो बड़ा आएगा तुम्हारा दोनों इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से, ये बात जानने लायक है। और दूसरा, अगर अपोजिट फेज में अगर ट्रैवल करेंगे तो एक ऐसा भी टाइम इंस्टेंट आएगा जब एक मीडियम में कोई मोशन ही प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब पहला अगर जैसे बोल रहा है कि 2 मीटर ऊपर, दूसरा वेव बोल रहा है उसी पार्टिकल को 2 मीटर नीचे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उस पार्टिकल का? ज़ीरो हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, तो ये बातें हैं। इसमें एक चीज़ और, अगर तुम्हारे पास लेट्स से दोनों वेव्स के बीच में, यहाँ ध्यान दोगे, अगर फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है, जैसे मान लेते हैं पहली एक वेव है तुम्हारे पास, ये कुछ टर्म्स हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना। कोहेरेंट वर्ड, ये काफ़ी बार सुनोगे तुम एक्चुअल में, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। लेट्स से जो पहला सोर्स है, जो पहला वेव प्रोड्यूस कर रहा है, वो देखो कैसा है तुम्हारे पास। मान लेते हैं एक S1 है, एक S2 है, ठीक है। इसकी वजह से मान लेते हैं एक वेव प्रोड्यूस हो रही, इसकी वजह से मान लेते हैं एक दूसरी वेव प्रोड्यूस हो रही, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये यहाँ है, मान लेते हैं A sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये दूजा है अपना A sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। यहाँ तुम देख सकते हो पहले वाले का फेज़ कितना है, वो है ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो दूसरे वाले का है वेव का फेज़, है ना, जो दूसरी वाली वेव है उसका जो फेज़ है तुम्हारे पास वो है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर θ2 माइनस θ1 अगर हम लोग करते हैं तो फाइव आता है, विच इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। अगर x और t अगर मैं चेंज करूँगा तब तो वो चेंज होने लग जाएगा, एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, ये बात ध्यान में रखना। अगर चेंजेस अगर किए x और t में, तो अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग x पर, या फिर मैं कहूँ अलग अलग टाइम पर, वो चीज़ अलग अलग होगी, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन x और t अगर समान है तो उसमें जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक। दोनों वेव्स का जो एक्चुअल में फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक। दिस इज कांस्टेंट, फाई इज कांस्टेंट ओनली व्हेन, तुम देख सकते हो, ओमेगा इज सेम फॉर बोथ सोर्सेस S1 एंड S2, समझ गए। दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सेम है ना, सेम फ्रीक्वेंसी है ना, ऑफ बोथ सोर्सेस, ठीक। तो ओमेगा टी या फिर मैं कहूँ एफ सेम अगर है तुम्हारे पास फॉर एनी टू सोर्सेस, then those sources are said to be coherent, ठीक है। then those sources are said to be coherent, ठीक बात, ध्यान रखोगे, है ना। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर निकालना हुआ, समझे, तो वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। कोहेरेंट सोर्सेज के लिए जाहिर सी बात है, अगर मुझे ये देखना है कि लेट्स से पहली एक वेव है ना, मान लेते हैं एक वेव ऐसी जा रही तुम्हारे पास, ये अपना मीडियम है, इससे कहीं अपना मीडियम है ना, मान लेते स्पेस में है कुछ भाई, है ना, स्पेस में लेट्स से एक वेव है ऐसी, दूसरी वेव है ऐसी, है ना, ये ऐसी। तो लेट्स से पहली वेव है A sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड देन दूसरी वेव है अपने पास A2, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक, ऐसा है दिया हुआ। और मान लेते हैं अपने को y1 प्लस y2 निकालना है, तो y1 प्लस y2 तुम बड़ी आसानी से इस तरह से निकाल सकते हो एनालिटिकली, या फिर मैं कहूँ अलजेब्रिकली, है ना।
तुम इस तरह से वर्कआउट कर सकते हो इस चीज़ को। y1 प्लस y2 कितना आ रहा है देखो, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। मैं बोल रहा हूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स बहुत बार आ रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा रख लो ना। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी देखो, a1 साइन अल्फ़ा प्लस a2 साइन अल्फ़ा प्लस थीटा। इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, वो दूसरा वाले ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ ऐसा इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ देखो अगर लेट्स से अगर मैं ऐसा कर लूँ कि साइन अल्फ़ा इधर से कॉमन उठा लेते हैं, a1 प्लस a2 कॉस थीटा है ना, साइन अल्फ़ा ऐसा कर लो प्लस इसको ऐसा कर लेते हैं a2 साइन थीटा है ना कॉस अल्फ़ा ऐसा, ठीक है क्या। तो अब यहाँ देखो अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन करूँ, इसको अगर मैं रखता हूँ, इसको अल्फ़ा रख रहे थे ना अपन, अच्छा नहीं थीटा रखा हुआ, थीटा क्या आ गया फिर, अल्फ़ा प्लस फाई होगा ना यार, ये तो फाई होगा, मैंने थीटा थीटा कहाँ से लिख दिया, इसको फाई होगा ये, ठीक है क्या। दिस विल बी फाई, ये हो जाता है फाई, ये हो जाता है फाई, ये हो जाता है फाई ऐसा, ठीक है क्या। अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ ए कॉस थीटा, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ठीक। तो इसको सब्स्टिट्यूट अगर मैं करता हूँ ए कॉस थीटा और इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ ए साइन थीटा, देन देखो क्या हो रहा है, दिस नाउ रिड्यूसेस टू, यहाँ देखो ध्यान से, ए कॉस थीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस ए साइन थीटा कॉस अल्फ़ा। इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब ए को अगर मैं बाहर रखूँ तो ये चीज़ हो जाती है साइन ऑफ साइन ए कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा ऐसा, समझ रहे हो, अल्फ़ा प्लस थीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस थीटा है ना। और अल्फ़ा क्या रखा था हम लोगों ने, दैट वाज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा ऐसा, देख रहे हो। तो ये जो रिजल्टिंग मेरे पास जो चीज़ आई है, रिजल्टिंग मसाला जो मेरे पास है ना, ये अगर मैं देखूँ तो ये भी एक वेव है, ठीक है क्या। और किस तरह का वेव है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड ऑफ ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जो मेरे पास एक्चुअल में फेज डिफरेंस जो जनरेट हुआ है, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, वो ये जनरेट हुआ है, ठीक है बात। रिजल्टेंट फेज डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है वो ये हो रहा है, वो ये जनरेट हुआ है, ठीक है ना। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट वेव, ठीक। अच्छा अब अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में मैं थोड़ी सी और बातचीत अगर करूं तो यहाँ देखो a1 प्लस a2 कॉस फाई ना वॉज व्हाट, a कॉस थीटा, और a2 साइन फाई ये था अपने पास a साइन थीटा। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि a स्क्वायर और ऐड अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है देखो, ये चीज़ आ रही है a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा, ये आ जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है क्या, वी गेट दिस है ना। तो स्क्वायरिंग और एडिंग अगर तुम करो तो यहाँ देखो LHS में क्या बनेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई
प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos phi प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। सिंपल अलजेब्रा है और कुछ नहीं। RHS में क्या बन रहा है, A स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी यहाँ देखो A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दैट इज़ नथिंग बट A2 स्क्वायर। ठीक है क्या, A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos फाई, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी A स्क्वायर। ठीक है क्या, तो दिस इज़ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाता है मेरे पास, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos फाई, ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है। ठीक, और यहाँ से मैं ये तो देख ही सकता हूँ दैट tan थीटा इज़ नथिंग बट A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। ठीक है, ये भी मैं देख सकता हूँ, इस चीज़ को भी लिख लेते हैं। tan थीटा इज़ व्हाट, A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। वैसे SHM के सुपरपोजिशन को पढ़ते वक्त हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ग्राफिकली अगर तुम्हें यही रिजल्ट अगर ऑब्टेन अगर करना है ना, ग्राफिकली इफ़ यू वांट टू ऐड दीज टू वेव्स, देन A1 को तुम क्या कर सकते हो, रेफरेंस लेकर, है ना, A2 ऐसा हो जाएगा, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज़ फाई। जो रिजल्टेंट आवेगा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, द रिजल्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ये बात ध्यान में रखो। रिजल्टेंट है ना कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, और ये थीटा हो जाएगा फिर ऐसा। तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ या फिर रिजोल्यूशन भी कर सकते हो ना तुम, और रिजोल्यूशन। ठीक, अच्छा, नहीं मतलब जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास इस तरह का मसाला हुआ, ठीक है क्या, जैसे लेट्स से y1 तुम्हारे पास है ऐसा, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो y1 है तुम्हारे पास 3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और लेट्स से y2 है अपने पास 4 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2, ऐसा है। समझ गए, तो इसको कैसा बना लोगे, पहली वाली जो वेव है दैट इज़ नथिंग बट, पहला वाला जो वेव है उसका 3 रखो एम्पलीट्यूड, दूसरी वाली जो वेव है उसका 4 रखो एट पाई बाय 2। ठीक है, ऐसा हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है क्या, बस ये हो गया। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, रिजल्टेंट आ जाएगा 5, और ये एंगल कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, लेट्स से थीटा अगर मैं बोलता हूँ। ठीक है क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेव है ना, फर्स्ट वेव को ये लीड कर रहा है। ठीक है क्या, दिस इज़ वेव 1, ये क्या है वेव 2, और ये रिजल्टेंट वेव है कि नहीं, हो गया बस बात ख़त्म। ठीक है क्या, तो 5 कैसे आया, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके आ जाता है ना अपने पास 5। तुम और भी जैसे एग्जांपल्स देख सकते हो इसमें तो। ठीक है, रिजल्टेंट वेव तो आ गया अपने पास, उसमें थीटा तुम कैसे लिख सकते हो, tan थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास 4/3, थीटा बराबर हो जाता है tan इनवर्स 4/3। जैसे दूसरा तुम देखो कोई और है ना, अच्छा वेव कैसे लिखोगे, रिजल्टेंट वेव कैसे लिखोगे, y1 प्लस y2 कैन बी रिटन लाइक दिस 5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा कितना आ गया अपने पास tan इनवर्स 4/3। इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट वेव लिख लेंगे, दिस वुड बी आवर आंसर। ये अपना आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हो, ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा ये, है ना। जैसे इसी तरह से अगर मान लेते हैं, अगर तुम्हें कोई ये दोनों वेव्स को अगर कहे कि रिजल्टेंट निकालो ज़रा तुरंत, लेट्स से y1 हो गया 3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस लेट्स से पाई बाय 3, और y2 मान लेते हैं 4 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2, ऐसा है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, देखो पहले वाले वेक्टर को किस प्रकार बनाएंगे,
वो हो जाएगा पाई बाय 3 पर है। इसको मैं रेफरेंस लाइन लेता हूँ, तो यहाँ देखें अगर ये हो जाता है पाई बाय 3 है ना, तो ये हो गया 3 यूनिट, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो कैसा है, पाई बाय 2, ठीक, पाई बाय 2 पर है वो 4। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अब देखो ये हो गया 90 डिग्री ऐसा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे करोगे, इसको देखो रिजॉल्व कर लो ध्यान से, हाँ? इसको अगर तुम रिजॉल्व करते हो कितना आएगा, देखो ये चीज़ हो जाएगी 3/2। वो रेफरेंस लाइन पहले बना लेते हैं, ये हो गया रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल, ठीक। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं अपन। अच्छा, अभी 3 के 2 कंपोनेंट रहेंगे, एक तो हो जाएगा 3 cos 60, 3 sin 60, ठीक है। और ये हो जाएगा ऊपर एक और 4 ऐसा। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, कितना हो जाता है, ये रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ हो जाएगा 4 + 3√3/2, सादा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रे, ठीक है क्या, सादा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरे पास आएगा दैट वुड बी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तुम निकालते बैठना, वैसे कितना आ रहा है ये, अच्छी वैल्यू तो नहीं है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू ये, ठीक है क्या, दिस वुड बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और जो एंगल आएगा है ना, ये हो गया ए, और जो एंगल आएगा tan थीटा निकाल लो, है ना, ठीक, ये आ जाएगा tan थीटा। तो बस इस तरह से तो कोई भी दो वेव्स को एक्चुअल में तुम सुपर इम्पोज कर सकते हो, है ना। मैं उसका सारा लेखा जोखा निकाल लूँगा, बहुत ही एलिमेंट्री डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा हाई फंटूश फाड़ू कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी किताब में एक्चुअल में जो बुक है ना, बुक का जो डेरिवेशन है, बुक डेरिवेशन में उन्होंने एक्चुअल में ये सवाल करवाया है, y1 है अपने पास a1 sin ओमेगा t, और y2 है a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है क्या। तो बोथ दीज वेव्स है ना, बोथ दीज वेव्स ऐसा उन लोगों का मानना है इंटरफेयर एट x = 0, तुम ऐसा मान लो, समझ गए। तो बचेगा क्या फिर, ये तो SHM हो गया, है ना। मान लेते एक पर्टिकुलर एक्स पर अगर तुम इंटरफेयर करवा रहे हो तो क्या है वो, SHM का सुपर इम्पोजिशन तो, ये सुपर पोजिशन तो है, और क्या है वो, नहीं भाई। वेव्स का सुपर पोजिशन मतलब क्या होता है वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो, है ना। हम लोग एक्चुअल में सुपर पोजिशन ऑफ SHM ही तो करा रहे हैं, और क्या करा रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर रिजल्टेंट अगर तुमको वेव का अगर इक्वेशन अगर लिखना हो तो वो हम लोग लिख कर दे रहे हैं, ठीक है क्या, वो हम लोग लिख कर दे रहे हैं, और बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव जो है वो भी एक्चुअल में सारे पार्टिकल्स का वो SHM एग्जीक्यूट करवाएगी, ठीक है। ध्यान में रखो, एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँगा। जो रिजल्टिंग वेव है वो भी एक्चुअल में तुम्हारा जो सभी पार्टिकल्स हैं एक्चुअल मीडियम का, उनका वो SHM ही करवाने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखो। अच्छा, तो इसमें बस सिंपली तुम्हें रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो चीज़ बड़ी आसानी से तुम ये ला सकते हो, a1² + a2² + ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos phi, ये चीज़ बड़ी आसानी से शो करवाई जा सकती है, ठीक। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, है ना, ये कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए ज़रूर आएगा, ज़्यादा के लिए भी आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान रखना, पक्का करना ही है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है क्या, इसका डेरिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक डब्बे में कर देते हैं इसको अच्छे से। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मतलब महा इंपॉर्टेंट। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या बनती है वो देखो ज़रा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए फाई मेरा हो जाए अगर ज़ीरो तो मेरे को ए मैक्स मिल जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा फिर, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2, ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास A1 प्लस A2, है ना, ये आ जाता है मेरे पास, ठीक है क्या। और अगर मुझे ये देखना है कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, मिनिमम एम्पलीट्यूड वो चीज़ क्या होगी देखो ज़रा। अगर तुम फाई को अगर पाए अगर रखते हो तो इसका मतलब ए बराबर ए मिन हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट वुड बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ पाई, दैट वुड बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2, ये -1, तो ये चीज़ आ जाएगी A1 माइनस A2, ऐसा, ठीक है। तो मामला ऐसा है, A1 और A2 तो दोनों पॉजिटिव हैं, एम्पलीट्यूड्स है ना, तो इसको तो ऐसे ही लिखो डायरेक्टली ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं दोनों एम्पलीट्यूड्स अगर वेव के अगर बराबर हैं, A1 बराबर A2 अगर है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी 2A, ठीक। इफ़ A1, इधर लिख लेते हैं, अगर इफ़ A1 बराबर A2 अगर है बराबर A अगर मान लें तो A मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 2A, A मिन इन दैट केस वुड बी 0, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं समराइज़ अगर करूं तो ऐसे कर सकता हूं, अगर मेरे पास फेज डिफरेंस अगर 0 है, ठीक है, देन A मैक्स है ना इक्वल्स टू 2A, ठीक। और अगर फेज डिफरेंस अगर मेरे पास पाए है देन A मिन मेरे पास होगा 0 इफ़ A1 बराबर A2 बराबर A है तो, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक्चुअल में इंटेंसिटी पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम लोग, है ना। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का एक्चुअल में है काफ़ी अच्छा खासा नाता रिश्ता। इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी का जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, वो अगर मैं सही हूँ तो वो ये चीज़ आती है, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज़ गिवन बाय wave in a medium is given by half rho a square omega square, ऐसा रहता है वो, ठीक है, टाइम्स v, है ना, स्पीड ऑफ वेव भी रहती है उसमें, ठीक है बात। तो भाई मीडियम तो दोनों वेव्स के लिए समान है और ओमेगा भी दोनों वेव्स के लिए समान है ना, ओमेगा दोनों वेव्स के लिए समान है ना, बिकॉज सोर्सेस आर कोहेरेंट, ठीक है क्या, है ना, तो देयरफॉर ओमेगा इज सेम। और मीडियम तो दोनों ही वेव्स के लिए सेम है, बोथ वेव्स आर ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, बोथ द वेव्स, अबे बोथ द वेव्स आर ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, ठीक है बात, बोथ वेव्स आर ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, ठीक बात। और वेव स्पीड अगर दोनों की अगर समान है, ठीक है,
तो वेव स्पीड अगर दोनों की अगर समान है, अगर दोनों जो इंटरफेरिंग वेव्स हैं, ठीक है, वेव स्पीड इज सेम फॉर बोथ वेव्स, है ना। अगर ये सभी चीज़ें अगर समान रहीं, है ना, सेम फॉर बोथ इंटरफेरिंग वेव्स, देन मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है क्या? दिस इज व्हाट, दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स, है ना। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ फिर, मतलब वेव स्पीड भी एक्चुअल में समान होनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखोगे, वेव स्पीड भी समान होनी पड़ेगी, ओमेगा भी समान है, वेव स्पीड भी समान है। तो ओमेगा बाय वी एक्चुअल में वो चीज़ होती है वेव नंबर। ठीक, वेव नंबर, और वेव नंबर एक्चुअली वेवलेंथ से रिलेटेड रहता है, इसका मतलब वेवलेंथ भी समान है दोनों वेव्स की। ठीक है, ध्यान रखना। लैम्डा इज ऑल्सो सेम, अगर ओमेगा और वी अगर सेम है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, वेवलेंथ इज ऑल्सो सेम, है ना। तो अगर सेम है देन, है ना, मतलब अगर सेम है देन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस केस में देखो मेरे पास कैसा रिलेशनशिप है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस फाई, ये चीज़ किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, है ना। तो अब अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को ऐसा लिखता हूँ, अगर ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर वाली जो चीज़ है यहाँ इस फॉर्मूले से देखो, जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी आई, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो पहली वेव की जो इंटेंसिटी है उसको अगर मैं बोलूँ I1, तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इज सम कांस्टेंट, जो कांस्टेंट क्या रहेगा मेरे पास, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर वी, यहाँ देख पा रहे हो ना, इज सम कांस्टेंट हाफ रो ओमेगा स्क्वायर वी, वो कांस्टेंट टाइम्स ए स्क्वायर है। तो कांस्टेंट एक्चुअल में कट जाएगा दोनों साइड, यहाँ देखो ऐसे, ये हो जाएगा ऐसा, I1 कांस्टेंट, है ना, ये प्लस I2 और वही कांस्टेंट, है ना, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाई और ब्रैकेट में वही कांस्टेंट, है ना। ठीक, तो A1 स्क्वायर है तब ऐसा लिखा है, तो A1 में अंडर रूट कॉन्स्टेंट और A2 में भी अंडर रूट कॉन्स्टेंट आएगा, तो A1 A2 में कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर में क्या चीज़ आएगी, आई टाइम्स कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट एक्चुअल में क्या है, दैट कॉन्स्टेंट इज हाफ रो ओमेगा स्क्वायर वी। ठीक, ये ध्यान रखें। तो यहाँ दोनों साइड में कांस्टेंट तो तुम उड़ा दो, ठीक है, कांस्टेंट तो उड़ा देते हैं अपन। तो इससे देखो मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, ऐसा। ठीक है, ये आ रही है मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, उसमें कुछ बातें तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये आई मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी, फाई अगर ज़ीरो है देन आई बराबर आई मैक्स होगा। ठीक है क्या, फेज डिफरेंस अगर ज़ीरो है तुम्हारे पास दोनों वेव्स के बीच में, ठीक है क्या, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी, दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी वुड बी
I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 I2, और फेज डिफरेंस अगर तुम्हारे पास पाई है तो I बराबर I मिन रहेगा तुम्हारे पास, दैट वुड बी I1 प्लस I2 माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर तुम देखो आई मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर दिखता है, और आई मिन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2, सॉरी माइनस है ना, माइनस इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये रिलेशनशिप भी याद रखोगे। ठीक बात। इसको देखो, अगर तुम इसका रेशियो अगर उठाते हो तो एक बहुत ही पॉपुलर रिलेशनशिप तुम्हारे पास आ जाता है ना, और वो ये आई मैक्स अपॉन आई मिन, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसा लिख लो और फिर इस चीज़ को ऐसा कर लो, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अच्छा, अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2, वो चीज़ किसके बराबर है, A1 बाई A2 के बराबर है वो। ठीक, तो इसको तुम ऐसा लिख लो, है ना, तो ये चीज़ ऐसी हो जाती है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A1 प्लस A2 इज़ व्हाट, A मैक्स, और A1 माइनस A2 इज़ व्हाट, A मिन, इसका होल स्क्वायर हो गया वो। ठीक है, तो देयरफॉर वी अराइव एट अ वेरी पॉपुलर रिलेशनशिप, आई मैक्स अपॉन आई मिन एक्चुअल में वो होता है तुम्हारे पास A मैक्स अपॉन A मिन का होल स्क्वायर। दिस इज़ अगेन डैम इम्पॉर्टेंट। ठीक है क्या, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से, है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अभी तुम्हारे पास सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल पर होनी चाहिए वो आ गई है। ठीक है।